तो ये साइबर फ्रॉड होता किस किस टाइप से? और सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड हो सकता है। फिर ये कम्युनिकेशन चैनल है। हाँ जी, वेबसाइट में सबसे पहले होता है एक सिक्योरिटी सिंबल। आपने देखा होगा लेफ्ट कॉर्नर में एक लॉक, पैडलॉक बोलते हैं उसको, वहां पे आप चेक करेंगे तो HTTPS ऐसा लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि वो वेरीफाइड सर्टिफाइड वेबसाइट है। तो सर अभी एक रिसेंटली हमारे सब में मैसेज वगैरह बहुत आते हैं, APK फाइल आती है, तो उसमें क्या वो उस पर क्लिक करना सेफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो जहाँ लोग अपनी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जहाँ शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कैमर्स जो हैं वो आपका वॉइस, आपका फेस सब क्लोन कर लेंगे। तो सर ये जो GST नंबर है वो काफ़ी सारी कंपनी के पास होता है, ठीक है, तो वो GST नंबर क्या गवर्नमेंट पोर्टल में कहीं पे ऐसा कुछ चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है? GST पोर्टल पे चेक कर सकते हैं आप। 3 ड्राइवर हैं ह्यूमन नेचर के। कौन से? एक तो है डर, दूसरा है लालच और तीसरा है लस्ट। काफी सारे के लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उसके बाद वो बदनामी के डर से कंप्लेंट भी नहीं करते और पुलिस को बताते नहीं है। पुलिस को पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड हुआ कि नहीं? सर अभी रिसेंटली हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रहे हैं। पुलिस कभी भी आरोपी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती। नहीं, पुलिस तो सीधा एक्शन लेगी, उसको जाके उठा के लेके आएगी। सर इसके साथ साथ और एक ट्रेंड चल रहा है कि अभी हनी ट्रैप में फंसाए जाते हैं लोग को। कोई ऐसी लड़की सामने से अप्रोच करती है जो मतलब इतनी ब्यूटीफुल है, तो पहले तो मुझे मेरा आईने में मेरा चेहरा देख लेना चाहिए कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता। तो सर ये ऑनलाइन और UPI फ्रॉड होता है, तो उसमें बचने के लिए बेस्ट तरीके कौन कौन से? UPI फ्रॉड से बचने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस फास्ट जमाने में हमारा खरीदना, बेचना और पेमेंट करना ये सब ऑनलाइन हो चुका है, तो वहाँ दूसरी तरफ हमारे साथ कहीं न कहीं अलग तरीके से फ्रॉड होता है। तो जैसे कि चाहे सोशल मीडिया हो या फिर फ़ोन पे बात करना, तो इस सीरियस टॉपिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज सूरत साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से दीक्षित गामी सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज उसके रियल एक्सपीरियंस से हमें बताएंगे कि साइबर फ्रॉड होता कैसे है और हम उससे बचे कैसे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज हमारे व्यूअर को आप बताइए कि भाई सूरत क्राइम डिपार्टमेंट में आपका पोजीशन क्या है और आप अभी किस किस टाइप के आप केस को हैंडल कर रहे हैं? जी, मेरा रोल है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ साइबर क्राइम सेल में। मैं पिछले 3.5 साल से साइबर क्राइम सेल में वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन, अवेयरनेस और सलाह सूचन जो भी साइबर क्राइम रिलेटेड फ्रॉड होता है उसका हम काम यहाँ पे साइबर सेल में करते हैं। ओके, मतलब कि आपको जो भी अभी साइबर जो क्राइम हो रहा है उसके हैंडल आप पूरा सूरत का डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं? हाँ जी। मेरे अलावा कई सारे इंस्पेक्टर्स हैं जो साइबर सेल में काम करते हैं। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से लेके सभी नागरिकों को जो भी दिक्कतें साइबर क्राइम में आती है उसको सॉल्व करने का हम वहाँ पे काम करते हैं। ओके, तो सर आपने जैसे बताया कि आप अलग अलग तरीकों के साइबर क्राइम जो हो रहा है उसमें काम करते हैं, तो वहाँ से हमारा पहला जो यहाँ जो साइबर का जो फ्रॉड हो रहा है, तो वहाँ से हम पहले क्वेश्चन का स्टार्ट करें, तो ये साइबर फ्रॉड होता किस किस टाइप से? वैसे देखो, इसमें क्या है, साइबर क्राइम घटित जो होता है वो माध्यम से होता है। जैसे मैं बताऊं तो सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रॉड हो सकता है। फिर ये कम्युनिकेशन चैनल है, जो साइबर फ्रॉडस्टर हैं वो फिशिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे कि आपको लुभाना, लालच देना, ठीक है। फिशिंग कैसे यूज करेंगे कि आपको कोई फेक वेबसाइट का फिशिंग लिंक भेज दिया, आपको ऐसा लगेगा कि वो रियल है, ठीक है। फिर आपको लालच देंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसा सब फिशिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लालच देंगे, या फिर आपको कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए लेके जाएंगे। तो ये फिशिंग अटैक के माध्यम से साइबर फ्रॉड होते हैं। मेनली है कॉल, SMS, ईमेल और जो भी मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसके माध्यम से ये फ्रॉड अभी होते हैं। ये आप सर बहुत बढ़िया बताया। तो इसमें सर जो माध्यम है आपने बताया सोशल मीडिया वगैरह रहता है, तो उसमें से जो सोशल मीडिया है तो उसमें कौन सही है और कौन गलत है उसको कैसे पहचाने? देखिए, फ्रॉडस्टर का काम क्या होता है कि जो वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर कैसे फ्रॉड हो रहा है, शॉपिंग फ्रॉड या सेलिंग फ्रॉड, ठीक है, सोशल मीडिया पे। या तो फिर आपको लुभाया जाएगा कि सस्ता मिल रहा है, कुछ भी चीज़ सस्ता मिल रहा है। आप फॉर एग्जांपल एडिडास के शूज़ की कीमत 10,000 रुपये है और कोई सोशल मीडिया पे ऐसी एडवर्टाइजमेंट डालता है कि आपको 1500 में मिल रहा है। वो सामने वाला सोचेगा कि एडिडास के शूज मिल रहे हैं, लेकिन जब वो ऑर्डर करेगा वो वेबसाइट से, तो उसको क्या मिलेगा? कचरा।
तो इस तरह से ये जो फ्रॉडस्टर है वो डमी सेलिंग के नाम से, या मतलब सेल करने के इरादे से, या पैसे कमाने के इरादे से, पैसे ऐंठने के इरादे से ही ये सब सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को ठगा जाता है। कि वहाँ पे जो 200 की चीज है वो 150 मिल रही है, तो वहाँ पे वो लोग कहीं ना कहीं वो लालच में आ जाते हैं। लालच में आ जाते ओके, हैं। तो ये लालच में नहीं आवे तो उसके लिए क्या उसको स्टेप लेना चाहिए सर? देखिए, पहले तो जब भी आपको ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट दिखे हाँ। तो पहले 2 बार सोचना चाहिए। लालच जो है ना वो हाँ। ह्यूमन नेचर में है, Yes, मतलब yes. सस्ता लालच ये सब हमारे ह्यूमन नेचर में है। तो हम उसको अगर कंट्रोल कर पाए कि चलो एडिडास के शूज लेने हैं 10,000 के, मतलब हाँ। शौक किसी को भी होता है, वैसे ऐसा नहीं कि हर किसी को शौक होता है। लालच होती है कि मैं महंगी चीजें पहनूं, या फिर ऐसे वो लेबल जो हमारी जो कम्युनिटी है मार्केट ड्रिवन है, आप समझिए कि मार्केट ड्रिवन मतलब ब्रांड की बहुत वैल्यू होती है। तो अगर किसी को ऐसा लालच दिया जाए कि इस ब्रांड का आपको सस्ते में मिल रहा है, तो वो लालच में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि जो कंपनी है, मतलब समझ लीजिए कि एडिडास है, उसको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 1500 पड़ती ही नहीं है, तो आपको 1500 में कैसे मिलेंगे? उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं है। तो ये एक बार ये जो यूजर है, जो परचेसर है, उनको सोचना चाहिए एक बार कि यार एडिडास कैसे मिलेगा। मतलब वहाँ पे लालच नहीं, पहले वेरीफाइड करना चाहिए। तो हमारा दूसरा सर ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे सोशल मीडिया में एड देखते हैं, वैसे ही वेबसाइट में भी कभी देखते हैं कि भाई जो जेन्युइन वेबसाइट वैसे सेम टू सेम वैसा कॉपी रहता है, तो वहाँ पे भी उसको कैसे पहचाने कि भाई ये सही है गलत है वेबसाइट? हाँ जी, वेबसाइट में सबसे पहले होता है एक सिक्योरिटी सिंबल। आपने देखा होगा लेफ्ट कॉर्नर में एक लॉक, पैडलॉक बोलते हैं उसको, वहां पे आप चेक करेंगे तो HTTPS ऐसा लिखा होगा, तो इसका मतलब है कि वो वेरीफाइड सर्टिफाइड वेबसाइट है। पैडलॉक होना चाहिए, तो वो सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है। लेकिन आजकल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट भी ये जो स्मार्ट फ्रॉडस्टर है वो भी एक्वायर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि डमी वेबसाइट हूबहू बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट। लेकिन आप देखेंगे अगर फ्लिपकार्ट है तो हमें जो चेक करना है उसमें तो flipkart.com, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, उसका डोमेन बदल देंगे। फ्लिपकार्ट में जो आई है, एल है, उसको मतलब मॉडिफाई कर देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक या कोई सिंबल डाल देंगे, स्पेलिंग मिस्टेक होगा। ये आपको चेक करना है उसके URL में आप चेक करेंगे, तो अगर आपको ऐसा कोई फिशी दिखे तो वो वेबसाइट गलत है। और दूसरा कि उसकी अगर ये फ्लिपकार्ट की ओरिजिनल वेबसाइट है, उस पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल सब होगा, मतलब कॉन्टेक्ट जो भी सेलर होगा उसका, ये डमी पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल है, उसको भी वेरीफाइड करना जरूरी है। अगर नहीं है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हाँ। ओके, तो सर अभी एक रिसेंटली हमारे सब में मैसेज वगैरह बहुत आते हैं, APK फाइल आती है, तो उसमें क्या वो उस पर क्लिक करना सेफ है या नहीं? बिल्कुल नहीं, ऐसी APK फाइल कभी क्लिक नहीं करें। मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। पहले आपने सुना होगा OTP CVV पिन वाला फ्रॉड, जो मतलब जो फ्रॉडस्टर था वो यूजर को कॉल करता था कि आपका KYC अपडेट करना है, आप हमें OTP CVV पिन दे दीजिए, या फिर लिंक भेजता था SMS से कि भाई आपका KYC अपडेट करना है, लिंक के माध्यम से आप अपना OTP CVV पिन या KYC अपडेट कर दें। तो ये चीज जो है मेरे ख्याल से लोगों में अवेयरनेस आ गई कि OTP CVV पिन, आज बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बोल देगा कि OTP CVV पिन किसी को नहीं देना है। ये फ्रॉडस्टर ने नया ट्रिक आजमाया है। ये जो है APK फ्रॉड, इसको हम APK फ्रॉड बोलते हैं, जिसमें ये एप्लीकेशन मैलिशियस होती है, जो फोन में अगर इंस्टॉल हो गई तो 2 तरह की होती है। एक तो फोन को और रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ऐसी APK फाइल होती है, जो मतलब आपको फोन को इंटरनेट के माध्यम से फ्रॉडस्टर रिमोटली एक्सेस करके उसमें से पैसे, बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करके पैसे ट्रांसफर कर लेगा। एक ये होता है, और एक दूसरा होता है SMS फॉरवर्डर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल होते ही आपके जो OTP आते हैं वो ऑटोमेटिक फ्रॉडस्टर के नंबर पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये 2 तरह के हमने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं। तो इसमें सावधानी हमें क्या रखनी है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम मैसेज या कोई लिंक के माध्यम से कोई APK फाइल अगर आती है तो उसको कभी भी अपने फोन में इंस्टॉल करना नहीं चाहिए। ओनली प्ले स्टोर पे जो वेरीफाइड एप्लीकेशन है
तो वहीं से एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी चाहिए, और परमिशन अगर कोई मांगती है ऐसी एप्लीकेशन तो उसको डिनाई करना चाहिए, जिससे कि ये एपीके वाले फ्रॉड से हम बच सके। राइट। बट सर उसमें कभी ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन मैसेज भेजने वाला है जो नंबर है तो वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार का कभी लगता है, तो बोला हमको लगता है कि वो रिलेटिव है, हाँ तो जी। वहाँ पे क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि एपीके फाइल हमेशा प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी चाहिए। Okay. ठीक है, आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, Okay. आपको व्हाट्सएप, देखिए ये कितनी तरह की एपीके फाइल आती है। एक तो पीएम किसान योजना, फिर जो भी बैंक्स है, मतलब एसबीआई, यूनियन, यूको, इन सारी बैंक्स के नाम से एपीके फाइल नाम बदल दिया जाता है इनका एप्लीकेशन का, और Okay. आपको भेजा जाता है। पीएम किसान योजना, फिर वेडिंग इनविटेशन, तो ऐसे सब नाम बदल बदल के ये एप्लीकेशन भेजते हैं। और दोस्त से आएगी तो आपको लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट, आप जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए वो मैलिशियस एप्लीकेशन आपके फोन में, हाँ फोन में इंस्टॉल हो जाएगी, और आपका बैंकिंग अकाउंट या फोन हैक हो सकता है, या फिर आपका ओटीपी बाईपास हो सकता है। तो कभी भी आपका दोस्त भी भेजे तो एपीके फाइल तो आपको डाउनलोड नहीं ही करनी है, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है कि जो आपके दोस्त लोग भेजते हैं कहीं ना कहीं उनका अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ होता है। फिर आप अगर उनको क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक है, और वो हैकर जो है वो आपको एपीके फाइल भेज रहा है। मतलब उसका ही पहले मोबाइल हैक हो चुका होता है तो हमको लगा है उसने भेजा, बट रियल में उसने नहीं भेजा होता है। हाँ ओके। और काफी बार सर अभी ट्रेंड चल रहा है कि एआई का, तो हमने वहां पे कहीं देखा है कि भाई देखो मेरा है तो मेरी बीबी को कॉल करता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, विपुल बोल रहा है, ऐसे बहुत हो रहा है, तो वहां पे क्या आप जनता को बताना चाहेंगे, उसमें जी, कैसे ध्यान रखें? मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, तो जहां लोग अपनी ये पर्सनल इंफॉर्मेशन जहां शेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कैमर्स जो है वो आपका वॉइस, आपका फेस सब क्लोन कर लेंगे। वो क्लोन करेंगे और फिर हथियार की तरह आपके खिलाफ यूज करेंगे। इसमें बचाव कैसे किया जाए? देखिए, अगर आपको आपके रिलेटिव का फोन आता है और हाँ। उसी के वॉइस से या फिर उसी का वीडियो कॉल आता है आपको, और आपसे पैसे मांगे हैं, और ऐसा कोई अलग नंबर से आए कि भाई अभी मेरा वो नंबर बंद है, या फिर ऐसा वॉइस चेंजर एप्लीकेशन से उसी का वॉइस बना के आपको कॉल आए, व्हाट्सएप कॉल आए, टेलीग्राम कॉल आए, फिर फेस टाइम कॉल हो, कोई भी कॉल हो सकता है। लेकिन ऐसे कॉल पे उसकी बात सुन के तुरंत कोई पैसे की डिमांड करे तो आपको पूरी नहीं करनी है। आपको के फ्रेंड का जो ओरिजिनल नंबर है उस पे जाके आपको डबल चेक करना है कि भाई तूने पैसे मांगे, आपके पास तो है, आपका दोस्त है, आप पहचानते हैं, आपके पास नंबर तो हो गई। अगर कोई व्हाट्सएप कॉल पे आपको बोले वॉइस चेंज करके, तो आपको ये क्रॉस चेक करना है, एक बार सोच ही लेना है कि पूछ तो लो नॉर्मल कॉल करके, सही उसने चाहिए कि नहीं चाहिए, वहां पे समझ में आ जाएगा। समझ में तो मतलब कि आपका कहना है कि पहले एक्शन नहीं लेना है, पहले वेरीफाई करना है। हर चीज, जितने भी स्कैम्स हैं, मैं तो यही बोलूंगा कि जैसे कि हम कहीं शॉप में जाते हैं, अगर ब्रेड का पैकेट लेते हैं, कोई ग्रोसरी लेते हैं, तो कितनी 3-4 बार देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कब है। इंटरनेट पे हम नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते। जो भी चीज है इंटरनेट पे हम वेरीफाई नहीं करते, या तो फिर हम समझते नहीं है। दो बात हो गई। तो हमेशा इंटरनेट पे हमें वेरीफाई करना चाहिए, डबल चेक करना चाहिए, और इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है डेटा उस पे जीरो ट्रस्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए। डबल चेक एवरी टाइम, यू हैव टू वेरीफाई। तो आपका कहना है कि ऑनलाइन पे जो है सब सही नहीं है, सिर्फ एक बार चेक करना जरूरी है पहले, क्योंकि हमें अवेयर रहेंगे तभी हमें ये सब चीजों से बच पाए। तो इसमें सर काफी बार ऐसा होता है कि इंस्टाग्राम वगैरह या फेसबुक में हम रील देख लेते हैं कि भाई यहाँ से, तो उसको सर क्या रहता है कि उसके फिर वहाँ पे नंबर रहता है, व्हाट्सएप में मैसेज करते, तो मान लो कि उसको लगता तो है वेरीफाइड किया, ऐसा लग रहा है कि भाई ये सही है सही नहीं है, तो वहाँ पे अगर मान लो कि उसको लग रहा है कि इससे मेरे को सामान मंगवाना है, तो उस टाइम उसको क्या कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकते कि वो सही है नहीं सही है, तो वहाँ से कुछ चेक हो सकता है? हाँ, उनसे आप पूछ सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, या फिर कोई हेल्पलाइन नंबर दिया है, या फिर उनकी वेबसाइट्स दी गई है, तो आप चेक कर सकते हैं कि मतलब ये जो सेलर है वो क्या बेच रहा है। ठीक है, उसके रिव्यू आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, ये भी चेक कर सकते हैं। या फिर उसमें इंस्टाग्राम में अगर फ्रॉड वाला होगा तो एक के साथ तो हुआ नहीं होगा, आप उसके रिव्यू चेक करिए। ठीक है, रिव्यू चेक करिए कि कुछ उसको मिला है कि नहीं मिला है। वो रिव्यू से आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम में ये सेलर वेरीफाइड है या जेन्युइन है या फिर फेक है।
तो ये भी आपने बताया, ये सही बात है कि भाई वहां पे चेक करेंगे, वहां पे मोबाइल नंबर या फिर वो कहीं ना कहीं तो उसका फेस वैल्यू दिखेगा तो भी समझ में तो आ भी जाएगा। समझ में आ जाएगा। ओके। तो कभी बार सर ऐसा होता है दूसरे स्टेट से हमें कुछ मंगवाना है, तो उसका प्रोफाइल वगैरह सब मैंने हमको सही लगा, वहां पे कहीं पे हमें पहले पेमेंट करना रहता है कि भाई चलो वो ठीक है, तो हमने उसका क्या जीएसटी नंबर से उसको मंगवा के हम चेक कर सकते हैं कि भाई ये सही है सही नहीं है। हाँ, जीएसटी नंबर एक चेक हो सकता है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो सेलर होते हैं या तो फिर वो जीएसटी नंबर इतनी आसानी से खुल जाता है आजकल, Okay. तो कहीं ना कहीं धोखा तो खा ही जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ अगर सेंस ऑफ अर्जेंसी सामने वाला क्रिएट कर रहा है इसमें, जो सेलर है, कि नहीं आप अभी ही पैसे पे करो या फिर पूरे पैसे पे करो तभी मैं भेजूंगा, या तो फिर आप पेमेंट टर्म एंड कंडीशन सेटल कीजिए कि भाई मैं 50% पहले दूंगा या फिर 25% पहले दूंगा। अगर जैसे मुझे जो भी गुड्स है या फिर माल डिलीवर होता है तो मैं पार्ट पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, 50-50 रेशियो रखिए या तो फिर माइलस्टोन रखे पेमेंट का। अगर वो एग्री करता है तो आप समझ लीजिए कि वो जेन्युइन है। बट सर यहाँ पे मैं आपको एक और पूछना चाहूंगा कि भाई कभी ऐसा होता है कि भाई बेचने वाला तो सही निकला बट कहीं खरीदने वाला ऐसा करता है, तो हाँ। वहां पे क्या करना चाहिए? सही बात है, और चेक एंड बैलेंस हर जगह पे जरूरी है। ओके। कई बार अगर जो खरीदार है उसको तो हम कैसे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सेलर है वो तो शायद सामान्य कंपनी से डील कर रहे हैं तो आप वेरीफाई कर सकते Okay. हैं। ठीक है, कंपनी डील करती है, तो अगर मतलब कहीं आपको रॉ मटेरियल चाहिए और कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट करी है तो वो वेरीफाई हो सकता है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है या फिर क्या उसकी वेबसाइट है या फिर क्या काम कर रहा है, ये सब आप कहीं ना कहीं चेक कर पाते हैं। लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग धोखा खा जाता है। ये बात सही है। तो इसमें तो पता तभी चलेगा कि वो सामने वाला जो खरीदार है, जब तक कि वो कोई एक्शन मतलब कोई फिशी ना लगे आपको, तभी पता चलेगा। तो सर ये जो जीएसटी नंबर है वो काफी सारी कंपनी के पास होता है, ठीक है, तो वो जीएसटी नंबर क्या गवर्नमेंट पोर्टल में कहीं पे ऐसा कुछ चेक कर सकते हैं कि वो जेन्युइन है कि नहीं है? जीएसटी पोर्टल पे चेक कर सकते हैं आप। ओके, तो वहां पे चेक कर सकते हैं। हाँ, देखिए दो तरह के स्कैम्स होते हैं इसमें जीएसटी में, या तो फेक जीएसटी नंबर होगा या फिर किसी दूसरे का जीएसटी नंबर दे देंगे। अगर दूसरे का जीएसटी नंबर दिया तो आपको पता ही चल जाएगा, और वो उसी का मतलब मिमिक करेगा वो कंपनी को, ओके। तो आपको वो जेन्युइन लगेगी। तो जीएसटी पोर्टल पे जाके आप जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपको कंपनी का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अगर जो स्कैमर है, अगर किसी का जीएसटी नंबर उठा के उसने सीधा आपको दे दिया तो वो तो सही ही निकलेगा। ओके, वो सही निकलेगा। हाँ, फिर बाद में जब आप कांटेक्ट करेंगे वो कंपनी को, तो कंपनी को मैंने तो ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं दिया है, या तो फिर ऐसा ऑर्डर ही नहीं लिया। तो हमें वहां से वो करना चाहिए कि जीएसटी नंबर पे जो पोर्टल में डिटेल दिख रही है तो वहां से एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए कि ये नंबर से जो मेरे को बता रहा है, बात कर रहा है, तो वो सही है क्या नहीं। ये आपका सुझाव अच्छा है। तो वहां पे सर अभी कभी ऐसा होता है, ये तो जीएसटी नंबर हमने वेरीफाइड कर लिया, सही लग रहा है, तो वहां पे दूसरी चीज ये आती है कि किसी को एडवांस पेमेंट करना रहता है, क्योंकि उसको लगता है ये कि भाई काफी सारी कंपनी की ऐसी पॉलिसी रहती है कि उसको 100% एडवांस चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर जो एंड यूजर है या फिर जो खरीदने वाला है उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकता है। तो वहां पे सर दूसरा पेमेंट के लिए क्या चेक करना चाहिए पेमेंट करने से पहले? पेमेंट करने से पहले आपको जो कंपनी है उसका अकाउंट चेक करना चाहिए कि मतलब कंपनी का ही अकाउंट है कि नहीं। कोई आपको थर्ड पार्टी अकाउंट तो नहीं दे के रखा। सबसे पहली चीज ये चेक करनी है आपको। ठीक है, अगर वो बिलिंग जो दे रहा है वो प्रॉपर, अगर वो बिलिंग कर रहा है कोटेशन या फिर बिलिंग, तो उसमें प्रॉपर कंपनी का नाम आ रहा है कि नहीं। आप एक बार अकाउंट तो आप चेक कर ही सकते कि किसके नाम पे अकाउंट है, एक बार वेरीफाई करिए कि वो अकाउंट कंपनी का है कि नहीं, या फिर कितने टाइम से ऑपरेट हो रहा है वो अकाउंट, ये भी चेक कर सकते हैं आप। तो सर मान लो ये सब हमने वेरीफाइड कर लिया, तो भी कहीं ना कहीं मान लो किसी के साथ मतलब हादसा हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं गलती होगी, भाई कहीं चेक करने में बाकी रहेगी। अगर मान लो ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है तो उसके बाद सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? ऑनलाइन फ्रॉड अगर हो चुका है तो सबसे पहले यूजर को मैं बताना चाहूंगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड के किस्से में 1930 डायल किया जाए और अपनी कंप्लेंट लिखी जाए। ठीक है, वहां पे 24/7 24 घंटे कार्यरत एक हमारे गुजरात, वैसे पान इंडिया है, 1930 पान इंडिया है, भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है स्पेशली साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स के लिए। वहां पे जाके कोई भी फरियादी उस पर कंप्लेंट कर सकता है। मतलब 1930 पे कंप्लेंट कॉल करके कंप्लेंट लिखवाना है, तो वहां पे पूरा हाँ, जो भी एक्शन लिया जाएगा। और
1930 का काम इतना ही नहीं है कि कंप्लेन लेना, उसके बाद ये कंसर्न बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और कहीं आपकी मनी ट्रेल मिलती है और वो पैसे को रोकने का भी काम करता है। ओके, तो बढ़िया बात है। हाँ, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके पैसे, जैसे गोल्डन आवर की बात करते हैं हम इसमें, कि जितना जल्दी आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है, उतना जल्दी आपका पैसा बचने का चांसेस है। या ठीक है, तो इसमें हमने कई लोगों के पैसे बचाए हैं साइबर फ्रॉड में। 1930 हेल्पलाइन की मदद से अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं जहाँ पे पैसे ट्रांसफर होते हैं। फिर ये जो पैसे जब फ्रीज हुए होते हैं वो हम कोर्ट के माध्यम से जो भी कंप्लेंटेंट है उसको रिफंड करवा देते हैं। तो सर ये 1930 पे जो कंप्लेन करने का रहता है, तो अगर मान लो ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या रहती है? ऐसा कुछ होता है कि इतने टाइम में फाइल का कॉल कर देना चाहिए, कंप्लेन लिखवा देना चाहिए? मैक्सिमम मतलब जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जितना आप जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी ट्रांजेक्शन, आपको पता है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन कितने फास्ट है, यस, विद इन अ सेकंड कहाँ से कहाँ पैसा चला जाएगा। सही बात है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिपोर्ट करिए। तो सर यहाँ पे और एक चीज है कि अगर मान लो किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, तो जहाँ पे उसने कहीं से कॉल बात किया तो कॉल का रिकॉर्डिंग है, चैट पे बात किया तो चैट का स्क्रीनशॉट है, तो एविडेंस के रूप में क्या काम आ सकता है? सही बात है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि सभी एविडेंस हमें चाहिए इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए। सभी एविडेंस जो कंप्लेंटेंट है उसको प्रिजर्व करके रखने चाहिए। स्क्रीनशॉट, ट्रांजेक्शंस या फिर मोबाइल नंबर से जहां से चैटिंग हुआ है, वो सब चीजें कंप्लेंटेंट को प्रिजर्व करके रखनी चाहिए जब तक कि पुलिस को हैंड ओवर ना हो, क्योंकि ये जरूरी होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। कई बार हमने देखा है कि जो कंप्लेंटेंट है पूरा फोन फॉर्मेट करके आ जाता है। ओके, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेसेसरी एविडेंस होते हैं वो हमें मिलते ही नहीं है, फिर हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे एपीके फाइल है या फिर कोई नंबर से कॉल आया या फिर उससे चैट हुई होती है, तो या तो उसने ब्लॉक करके डिलीट कर दिया होता है या फिर वो सब चीजें डिलीट हो गई, तो वो इन्वेस्टिगेशन में एक हर्डल हमारे लिए हो सकता है। तो अगर आपको पता है फ्रॉड हो ही चुका है तो अभी डिलीट करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें और जो भी एविडेंस आपके पास है वो पुलिस में जमा करा। तो सर यहाँ पे मैंने काफी बार ऐसा देखा है कि काफी सारे के लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, तो उसके बाद वो बदनामी के डर से कंप्लेंट भी नहीं करते और पुलिस को बताते नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस को पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड हुआ कि नहीं? जब तक कोई रिपोर्ट नहीं करेगा तब तक पुलिस को पता नहीं चलेगा। हम ये बताना चाहते हैं कि सेंसिटिव केसेस, जैसे ये सोशल मीडिया के कुछ केसेस होते हैं, जैसे सेक्सटॉर्शन की बात करें या फिर ब्लैकमेलिंग की बात करें, तो इन सारे जो केसेस है उनको हम सेंसिटिव टैग करते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन हम कभी मीडिया या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम पब्लिश नहीं करते हैं। तो यूजर की जो प्राइवेसी है या कंप्लेनेंट है उसकी प्राइवेसी बनी रहती है, तो डरना नहीं चाहिए। मैं तो यही बात बोलूंगा कि सोशल मीडिया फ्रॉड हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो या फिर XYZ कोई भी साइबर फ्रॉड हो, तो पुलिस को रिपोर्ट करना ही चाहिए, डरिए मत। ठीक है, पुलिस की तरफ से पूरा सहकार मिलेगा। सूरत पुलिस हमेशा साथ है। मतलब आपका कहना है कि पुलिस से डरना नहीं, पुलिस हमारी सुरक्षा में। हाँ, तो उसको पहले बताना चाहिए तो ही उसका सॉल्यूशन आएगा। सर अभी रिसेंटली हमने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रहा है कि भाई आपका ड्रग्स पकड़ा गया, मैं ये एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ, मैं ये ऑफिसर बोल रहा हूँ, तो वहां पे क्या करना चाहिए? वहां पे क्या होता है कि उन लोगों को इतना ब्लैकमेल कर लेते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, ये डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है ना, वो ये स्कैमर है, वो हम लोगों को इम्पर्सोनेट करते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को। जैसे डिजिटल अरेस्ट में हमारे यहाँ सूरत में कई सारे किस्से दर्ज हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह की मॉडस ऑपरेंडी है स्कैमर्स की। एक तो वो क्राइम ब्रांच, CBI और ED के नाम से लोगों को डराते हैं कि भाई आपका जो अकाउंट है वो कहीं ED और CBI के नाम से ऐसे डरेंगे कि आपका अकाउंट है ना, वो सहारा वाला जो केस था ना, वो स्कैम वाला फ्लैट वाला, वो 5700 करोड़ का, तो उसमें आपका अकाउंट लिंक है, ऐसा करके डराएंगे। या फिर बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस अभी इंडिया में चल रहे हैं, तो उसके नाम से लोगों को डराया जाता है। फिर फेक नोटिस भेजी जाती है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे फेक जजमेंट डाल के या फिर CBI ED के नाम से फेक डॉक्यूमेंट बना के यूजर के व्हाट्सएप में भेजा जाता है और ये वीडियो कॉल करते हैं और पूरा सेटअप लगाया होता है पुलिस थाने का, या फिर जो भी सामने वाला जो भी स्कैमर है वो वर्दी में बैठा होता है और ये ऐसे जैसे ही वीडियो कॉल पे आएगा तो जिसको फोन गया वो डर जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पुलिस और फिर ये क्या बोलेंगे कि अगर आपको ये केस
खत्म करना है तो आपको जितना भी एसेट है वो एक सेफ डिपॉजिट में डालना पड़ेगा। फिर जब तक रिव्यू नहीं होता तब तक आपको वो नहीं मिलेगा। तो यूजर जो मतलब जो फरियादी है वो डर जाता है, तो अपना पूरा जो भी है जमा पूंजी वो सब स्कैमर को ट्रांसफर कर देगा। तो ऐसे करके डरा के धमका के केस सेटलमेंट करने के नाम से या फिर उसको रिव्यू करने के नाम से ये लोग पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस कभी भी आरोपी को डिजिटली अरेस्ट नहीं करती। आपने कभी देखा है कि पुलिस फोन करके बोलेगी या वीडियो कॉल करेगी कि भाई तू आरोपी है, तू आ जा? नहीं, पुलिस तो सीधा एक्शन लेगी, उसको जाके उठा के लेके आएगी। हाँ, डायरेक्ट उसके घर पे ही जाएगी। हाँ, उसके घर पे जाएगी। वीडियो कॉल करके थोड़ी बोलेगी तूने ये किया है, तूने ये किया है। ऐसा कोई प्रोविजन, लीगल प्रोविजन है ही नहीं कि हम वीडियो कॉल करें। ठीक है, तो ये थोड़ा अनअवेयर है लीगल फ्रेमवर्क से या फिर पुलिस की कामगिरी से कि भाई पुलिस कैसे काम करती है। तो स्कैमर इसका भी हमें भी इम्पर्सोनेट करके डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम अभी कर रहे हैं। ओके, तो अगर हमें भी डाउट लगता है हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने कुछ किया ही नहीं है तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसा लगे तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऐसा कॉल आया, वेरीफाई करें। देखिए, लीगल फ्रेमवर्क सबके लिए एक समान है। एक आरोपी हो या फिर एक सामान्य नागरिक, ठीक है, लीगल राइट सबको है। तो अगर आप सामान्य नागरिक हैं, आपने कभी कुछ किया ही नहीं है, तो आप लीगल हेल्प ले सकते हैं। पुलिस थाने को संपर्क करिए, अपने आसपास के लोगों से चर्चा करिए। अगर कोई ऐसा कॉल आता है तो कॉल काट के एक बार बात करिए। ये नहीं काटते हैं कॉल, और क्योंकि वो डर जाते हैं कि मैं काटूंगा तो क्या एक्शन लेंगे, ये वो। एक बार काट के आजू बाजू 2 पड़ोसी से बात कर ले या फिर कोई मित्र है उसको फोन कर ले, ऐसा कॉल आया, क्या करें, कोई वकील की सलाह लें। तो ऐसा कोई भी स्टेप लेने से पहले 1-2 बार अपना मतलब किसी से बातचीत कर ले, तो जिससे बचा जा सके। हमारा कहना है कि पहले सोचना चाहिए। एक बार तुरंत एक्शन नहीं लेना है, एक बार सोच के पहले पूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए। सर, इसके साथ साथ और एक ट्रेंड चल रहा है कि अभी हनी ट्रैप में फंसाए जाते हैं लोग को, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? हनी ट्रैप देखिए, अभी इसमें ये मैंने बोला ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात थोड़ी मैं करना चाहूँगा। ये ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं, तो ये ब्लैकमेलिंग की आपने बात छेड़ी तो मैं बता दूं, 3 ड्राइवर हैं ह्यूमन नेचर के। कौन से? एक तो है डर, जैसे मैंने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड की बात, फिर दूसरा है लालच। ठीक है, जो लालच मतलब उसको कहाँ सस्ता या फिर कहाँ से पैसा आएगा, ये एक ह्यूमन नेचर है। और तीसरा है लस्ट। ठीक है, तो ये 3 मेन ड्राइवर है। जो भी कुछ हो रहा है, अब देखिए इसी के अराउंड घूम रहा है। तो ये ब्लैकमेलिंग वाला जो है, तो आप सोच लीजिए थोड़ा, ये मैं बोलूँगा कि मैं एक एवरेज लुकिंग हूँ, और ठीक है, और मेरे पास कोई ऐसी लड़की सामने से अप्रोच करती है जो मतलब इतनी ब्यूटीफुल है, तो पहले तो मुझे मेरा आईने में मेरा चेहरा देख लेना चाहिए कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ कि नहीं करता। ओके, समझ गए? तो ये जो चीजें हैं लोग सोचते नहीं है। तो मतलब ड्राइवर जो है, मैंने बोला लस्ट, तो इसकी वजह से लोग फंसते हैं। जो इंटीमेट सीन एक बार कैद हो गया, फिर उसके बाद तो वो समझ गए, फिर तो वो ब्लैकमेल होने ही वाला है। तो जो उसको अगर कंट्रोल करे, एक बार सोचे, ठीक है, मतलब अपना चेहरा आईने में देख ले, तो मेरे ख्याल से ये फ्रॉड ब्लैकमेलिंग वाला बच सकता है। अगर वो सामने से अप्रोच है तो आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो सामने से मेरे पास आई क्यों। और काफी बार ऐसा होता है कि वहां पे वो लड़की दिखती, लड़की होती नहीं है। सोशल मीडिया में मैंने देखा है कि ये ब्लैकमेलिंग वाले जितने भी किस्से, इसमें जैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐसा अच्छा ब्यूटीफुल लड़की का फोटो होगा, और जैसे हाई वाला मैसेज वो लड़के को जाएगा ना, तुरंत रिप्लाई करेगा। अब चेक कर कि भाई क्या, कौन है सामने। वो तो हो सकता है सामने कोई लड़की भी ना हो। इसमें ये जो है ना, ये बहुत न्यूसेंस वाला है एक्चुअली। इसमें जो लोग हैं वो साइकोलॉजिकली, मेंटली बहुत टॉर्चर होता है। क्यों? देखिए, इसमें ये मैं जो सेक्सटॉर्शन की या ब्लैकमेलिंग की मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है, एक कैसे होता है कि डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉल आएगा आपको। तो वीडियो कॉल आपने उठा लिया, तो सामने कोई ब्लू फिल्म चलती रहेगी और आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा, और फिर वही वीडियो रिकॉर्ड करके, स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको भेजेंगे कि देख तू ये कर रहा था और मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और वो ब्लैकमेल शुरू हो जाएगा फिर। और दूसरा, ये जो सोशल मीडिया से
फ्रेंडशिप करके, वो मैंने बोला ना, वो ब्यूटीफुल लड़की का डीपी होगा और अच्छा खासा कोई नाम होगा, और फिर उसको मतलब हाई करके फिर कन्वर्जेशन चालू होगा। और ये कन्वर्जेशन ऐसे जैसे जैसे चल, इसमें बहुत ये स्कैमर है, बहुत पेशेंस रखते हैं। देखिए 1-2 महीने 3 महीने तक आपसे कन्वर्जेशन करेगा, फिर 3 महीने के बाद वो आपसे कुछ ऐसे पर्सनल वीडियो या पर्सनल फोटो की डिमांड करेंगे, इंटीमेट सीन्स या फिर कुछ ऐसा हो गया तो आपने वो भेज दिया उसको, तो फिर उसके बाद से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीजें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत ध्यान रखनी चाहिए। किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर रहे हैं, तो जो भी अननोन व्यक्ति है उससे कभी भी सोशल मीडिया पे फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए। और सर काफी बार ऐसा देखा गया है कि भाई लड़की भी इसमें फंस जाती है। हाँ, फंस जाती है। हाँ। ये जो किस्सा है वह सब हमारे यहाँ एक केस था, मैट्रिमोनियल केस था, इसमें ऐसा ही था। इसमें एज गैप कोई नहीं, एज बार कोई नहीं है, बच्चे बूढ़े यंगस्टर सब फंसते हैं। तो लड़कियों के साथ भी ऐसे होता है, उनको मैरिज की लालच दी जाती है कि फेसबुक में फ्रेंडशिप हो गई कि मैं शादी करने आऊँगा, ठीक है, मैं शादी करूँगा, फिर इसमें भी लड़कियां फंसती हैं। तो एक हमारे यहाँ बहुत एक पिछले साल का ही था, 2022 का एक केस था जिसमें ऐसा ही था। 57 ईयर ओल्ड एक लेडी थी जिसको शादी करने का मतलब मन हुआ, तो उसकी फ्रेंडशिप हुई फेसबुक से एक डॉक्टर से, और वो डॉक्टर था यूके का। ये सब स्कैम है, पूरा बनाया हुआ पूरा प्रोफाइल। वो डॉक्टर ने 3 महीने तक बात की, फिर उसको बोला कि मैं शादी करने के लिए इंडिया आ रहा हूँ, फिर इंडिया आ रहा हूँ ऐसा बोला, और फिर बताया कि मैं इस तारीख को इस एयरपोर्ट पे लैंड करूँगा। तो वो उसको लेने गई, और लेने गई एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से वो तो मिला नहीं, पर एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि आप इसे जानते हो। तो वो लेडी ने बोला हाँ मैं जानती हूँ, पर क्योंकि अपने साथ पूरा सोना पाउंड ये सब चीज़ें लेके आया है, तो आपको कस्टम पे करना पड़ेगा, और कस्टम पे करना पड़ेगा। तो लेडी ने वो लालच, अगेन वो ड्राइवर लालच और शादी के भाई मैं शादी करके मतलब यूके का डॉक्टर है। वो लेडी ने पहले जैसे जैसे वो स्कैमर बताते कि ये चार्ज वो चार्ज, ठीक है, इतना सारा पे कर दिया। पहले 3.5 लाख की है, फिर धीरे धीरे अलग अलग चार्जेस के नाम पे वो लेडी से बहुत सारे पैसे ले लिया। आप मानोगे नहीं, वो लेडी के साथ मेरे ख्याल से अराउंड 57 लाख रुपीस का फ्रॉड हुआ। पूरी जिंदगी की शादी, हाँ, मतलब शादी के नाम पे उसके साथ धोखाधड़ी हो गई। ये ऑनलाइन स्कैम, मैट्रिमोनियल स्कैम उसको बोलते हैं। और उसको तब भी पता नहीं चला होगा क्योंकि 3 महीने से तो बात कर रही थी। तो सर ऐसा हो जाता है काफी बार, मतलब कि जो नहीं फोटो भेजने वाली थी भेज दी होती है, तो काफी बार वो लोग क्या करते हैं कि पुलिस स्टेशन नहीं जाते क्योंकि उसको डर लगता है। तो इसके लिए क्या गवर्नमेंट का कोई ऐसा वेबसाइट है कि वहां पे उसकी आइडेंटिफाई शो ना हो और वो कंप्लेन उसको फाइल कर सके? हाँ, cybercrime.gov.in, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए, अगर महिला मतलब जो भी लेडीज है, वुमन के लिए एक stopnci.org करके हैं, तो वहाँ पे भी आप कंप्लेन हो सकती है। अगर कुछ वायरल हुआ है तो वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट करोगे, तो वो सोशल मीडिया पे कहीं पे भी ऐसा फोटोग्राफ है जो आपको हटवाना है, जो इंटिमिडेट हो, तो उसको रिमूव करवा सकते हैं। तो cybercrime.gov.in पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और 1930 पे भी आप रिपोर्ट मतलब आपका कहना है कि जो फोटो वायरल हो चुका है वो भी फोटो रिमूव हो सकता है। तो ये तो बढ़िया बात है सर। तो सर अभी कभी कभी ऐसा देखा है कि काफी सारे लोग स्मार्ट होते हैं, मतलब एजुकेटेड रहते हैं, या फिर कोई डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं, इंजीनियर वगैरह रहते हैं। बहुत सारे लोगों के हमने देखा है, या फिर कोई बहुत सारा ऑनलाइन खरीदी करता रहता है रेगुलर, उसको सब नॉलेज होता है, तो वो भी कभी ना कभी फंस जाता है। तो वो कैसे फंसता है? देखिए, ये साइबर स्कैम जो है ना, वो व्हाइट कॉलर स्कैम है। इसमें जो अपने को मतलब 30 मार्क का समझेगा, अगर वो बोलेगा कि उसको सब नॉलेज है, ठीक है, तो वो फंसेगा। मैंने इसमें ऐसे ऐसे देखे हैं, कोई बाकी नहीं है। वो आईटी वाला बोलता है कि मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करता हूँ, उसके साथ भी स्कैम हुआ है। बैंक मैनेजर हो, डॉक्टर हो, कोई भी फील्ड बाकी नहीं है, बिल्डर हो, बड़े बड़े, तो हर जगह पे इसको व्हाइट कॉलर स्कैम बोला जाता है। साइबर क्राइम को जो क्रिमिनल्स है वो वेल एजुकेटेड लोगों को ही टारगेट करते हैं ज़्यादातर।
तो वो पहले डेटा हमारा हम्म। चेक कर लेते हैं, कौन कितना पोजीशन पे है, क्या किसके हाँ, पास। क्योंकि हमारी प्रोफाइल सही ऑनलाइन, हमारी प्रेजेंस है ऑनलाइन, तो हमारा प्रोफाइलिंग करने के बाद वो टारगेट करते हैं, ओके, और सबसे ज्यादा वहां से ही हमको टारगेट करते हैं। Okay. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो इसमें वही मैं बात करूंगा कि बच्चा कैसे जाएगा, मतलब वही डबल चेक, डबल वेरिफिकेशन, जब तक वेरीफाई ना हो, आपको ट्रस्ट ना बैठे, तब तक आप वो ट्रांजेक्शन ना करें। तो सर ये ऑनलाइन और यूपीआई फ्रॉड होता है, तो उसमें बचने के लिए बेस्ट तरीके कौन कौन से हैं? यूपीआई फ्रॉड से बचने के लिए हाँ। तो मैं जनरल आपको बता देता हूँ। एक तो अपना पासवर्ड स्ट्रांग रखें, ओटीपी सीवीवी पिन किसी को ना दें, कोई अननोन लिंक पे क्लिक ना करें। फिर वो जो मैंने एपीके वाली बात की थी, कोई व्हाट्सएप पे या कोई मैसेज या कोई लिंक से कोई एपीके फाइल आती है, उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड ना करें। तो ये यूपीआई वाले फ्रॉड तो कोई होने वाला नहीं है। अगर ऐसा इतना सावधानी रखा, बस इतनी हमने सोच लिया कि ऐसा कुछ नहीं करना है, तो मेरे ख्याल से यूपीआई वाले कोई फ्रॉड नहीं होंगे आपके साथ। और एक सर यूपीआई से बात हो रही, तो उसमें और एक चल रहा है अभी कि मान लो फ्रॉडस्टर हमें पहले पेमेंट देता है, 1500-2000 रुपया डाल देता है, फिर बोलता है कि गलती से आ गया, तो वहां पे क्या चीज देखना होगा? नहीं, वो डालता ही नहीं है पैसा, वो सिर्फ मैसेज भेजता है। ओके। वो आपको मैसेज भेजेगा कि इतने पैसे क्रेडिटेड, ठीक है, Okay. वो डालता ही नहीं है पैसा। सिर्फ- मैंने अब तक जितने किस्से देखे हैं उसमें यही देखा है कि वो सिर्फ मैसेज ऐसे फॉरवर्ड करता है कि दिस अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। जैसे वो मैसेज पड़ेगा तो लगेगा कि सही में पैसा सही है। में पैसा है। लेकिन लोग गलती करते हैं अपना अकाउंट चेक करने की, वो अकाउंट ही चेक नहीं करते, आए कि नहीं आए वो देखेंगे ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जिसमें देखा गया है कि कंप्लेंट ने अकाउंट चेक नहीं किया और मैसेज को पढ़ के सीधा उसके बोलने पे ट्रांसफर कर दिया। और एक दूसरा सर और एक भी है कि भाई मान लो कि काफी बार क्या रहता है कि फ्रॉडस्टर को पेमेंट डाल तो देते हैं, मान लो कि कुछ चला गया 2000-3000, तो क्या करता है फ्रॉडस्टर, बोलता है कि मैं आपको क्यूआर भेजता हूँ, वो आपसे हाँ तो वहां पे क्यों, मतलब क्यूआर अगर पेमेंट लेना है तो वो क्यूआर क्यों भेज रहा है? हाँ, वही पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर स्कैन नहीं करना पड़ता है, ये बेसिक है मतलब पेमेंट का। सिर्फ लेकिन भेजने फिर के भी लिए। हाँ, सिर्फ भेजने के लिए क्यूआर स्कैन, लेकिन रिसीव करने के लिए क्यूआर क्यों स्कैन करें? तो ये चीजें लोगों को नहीं पता होती, तो उनकी बातों में आ जाते हैं एक्चुअली, ओके, वो स्कैमर की बातों में आ जाते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम है, आप स्कैन करो तो आप में पैसे आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और काफी बार सर ऐसा हमने देखा है कि इंटरनेशनल वेबसाइट पे परचेस करने का भी किसी को वो रहता है कि भाई वहां से मैं बाय कर लूंगा तो सस्ता मिल जाएगा, ये मतलब, तो वहां पे क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान ये रखना चाहिए, मतलब वो वेरीफाइड होना चाहिए। आप रिव्यू लीजिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या फिर कोई पहचान वाला, उससे रिव्यू लीजिए, कौन सी वेबसाइट है उससे वेरीफाई कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल्स चेक करिए, कांटेक्ट करिए एक बार फॉरेन में, ठीक है, उसके हेल्पलाइन नंबर्स होंगे, एक बार फोन करके देखिए, तो ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो सर हमारे दर्शकों को एंड में आप स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस मैसेज क्या देना चाहेंगे ताकि उसके साथ कभी फ्रॉड ना हो? हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यही बताऊंगा कि ये साइबर क्राइम जो है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारे हाथों में है। तो जैसे मैंने बात की, जीरो टॉलरेंस, इंटरनेट पे सभी चीज़ अवेलेबल है, सही गलत, लेकिन उसको हमें डबल वेरीफाई करना चाहिए। तो डबल वेरिफिकेशन के बाद ही हमें कोई स्टेप लेना है। तो दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगा, स्टे सेफ एंड स्टे विजिलेंट एंड बी साइबर सेफ। सर हमें पता है कि आपका शेड्यूल बिजी रहता है और अभी कहीं अलग अलग टाइप के आपके पास केस आ रहे हैं, तो भी उसमें से आपने कीमती टाइम निकाला और हमें अपना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे हमने सर ने बताया कि हमें 3 चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कि ऑनलाइन खरीदने से पहले उसका वेरिफिकेशन जरूरी है। दूसरा, लालच में आके जल्दबाजी नहीं करना है। तीसरा कि ऑनलाइन परचेस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सेफ डील करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपके लिए यूजफुल रहा है? तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदार और फैमिली मेंबर को ये शेयर करिए ताकि उसके साथ ऐसा साइबर फ्रॉड ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक सेफ रहिए और अलर्ट रहिए।